हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनजे स्कॉलर्स। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे हम इतिहास भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। आज मैं आप लोगों को किसके बारे में बता रही हूँ? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता एनएएस के चैप्टर नंबर 3 और सीबीएसई के चैप्टर नंबर 1 है। हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे 12th क्लास के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके क्वेश्चंस 8 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा हमारे को गिवन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज मैं आपको बताती हूँ हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। हड़प्पा सभ्यता एक बहुत पुरानी सभ्यता है। ये नागरिकों की सबसे पुरानी सभ्यता है, जहाँ नागरिकों ने अपना विकास करता, जहाँ उन्होंने अपना रहन सहन सीखा, जहाँ उन्होंने अपनी कृषि देखी, जहाँ उन्होंने देखा कि वो कामकाज कैसे करेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करी और इसकी खोज किसने करी? तो इसकी खुदाई आर.के. बनर्जी ने की और इसकी खोज जॉन मार्शल ने की थी। कब? 1922 में इसकी खुदाई की। अब हड़प्पा सभ्यता का महत्व बहुत ज़्यादा है। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां उसका बहुत ज़्यादा विकास हुआ, जहां उसका सड़क निर्माण हुआ, जहां उसकी कृषि के बारे में पता चला, जहां उसका जल निकास के बारे में पता चला। तो हड़प्पा सभ्यता एक बहुत ज़्यादा पुरानी व्यवस्था है। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि उसका सड़क निर्माण क्या है। तो अब मैं आपको बताती हूँ सड़कों तथा नालियों का उचित प्रबंध, कि वहाँ का प्रबंध कैसा था, वहाँ की सड़कें कैसी हुआ करती थी और वहाँ की नालियों की व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। वहाँ की सड़कें बहुत ही चौड़ी हुआ करती थी, 13 से 33 फुट तक की चौड़ाई और लंबाई उसकी हुआ करती थी। इतनी बड़ी सड़कें हुआ करती थी जैसे आज के शहरीकरण में हमारे को देखने को पाई जाती हैं। उस समय वहाँ की सड़कें ऐसी ही हुआ करती थी और वहाँ की नालियों की व्यवस्था भी बड़ी उचित प्रबंध की थी। वहाँ की नालियाँ इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी हुआ करती थी और वहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ सबसे ज़्यादा साफ सफाई का सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ वहाँ का भवन निर्माण। जो वहाँ का भवन निर्माण था बहुत बड़े हुआ करते थे। वहाँ के भवन इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। वहाँ का रसोई घर, वहाँ का स्नान घर इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, खुले खुले आंगन। तो जैसा हम आज शहरीकरण में देख रहे हैं उसी प्रकार हम उस समय हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता का जो सार्वजनिक भवन थे वो इतने स्नान घर वहाँ के इतने बड़े बड़े हुआ करते थे कि लोग आसानी से वहाँ अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को विशाल स्नान घर के बारे में, कि वहाँ के जो विशाल स्नान घर हुआ करते थे वो 230 फुट लंबे और 78 फुट चौड़े हुआ करते थे। तो वहाँ के इतने बड़े बड़े स्नान घर के पास कुएं भी हुआ करते थे और उनके जो स्नान घर होते थे उनमें सीढ़ियाँ लगाई जाती थी ताकि लोग आसानी से नीचे तक जा सके। तो वहाँ के जो स्नान घर हुआ करते थे इतने बड़े और ऐसी व्यवस्था हमारे को और किसी सभ्यता में नहीं देखी गई है जो हड़प्पा सभ्यता में दिखाई गई है। वहाँ की नालियों की व्यवस्था इतनी साफ सफाई से हुआ करती थी कि लोगों को कभी भी किसी बीमारी का सामना वहाँ नहीं करना पड़ा। वहाँ के नालियों पे ढक्कन ढके जाते थे ताकि कोई मच्छर, कोई कीड़े मकोड़े उससे कोई भी बीमारियों से लोगों को हानि ना पहुंचा सकें। इसलिए नालियों की व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी हुआ करती थी। वहाँ रात्रि के समय रोशनी का भी प्रकाश का टाइम दिया जाया करता था ताकि लोगों को आसानी से वहाँ चला जा सके, लोगों को किसी प्रकार की समस्या का समाधान ना करना पड़े। इसी प्रकार से वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छी हुआ करती थी। वहाँ का भवन निर्माण, वहाँ का सार्वजनिक भवन, वहाँ के विशाल स्नानघर इस प्रकार के हुआ करते थे कि लोग आसानी से अपना काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नालियों की व्यवस्था। जो नालियों की व्यवस्था मैंने बताया आपको कि उसमें वहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी नालियाँ, बहुत साफ सफाई इस प्रकार से हुआ करती थी कि लोग आसानी से उसमें अपना कार्य जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की कृषि अर्थव्यवस्था। अब हम बात करते हैं कृषि अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत होती थी और बहुत ही समृद्ध थी। वहाँ की कृषि इतनी अर्थव्यवस्था क्यों समृद्ध थी, अब इसके बारे में हम बताते हैं। वहाँ की कृषि की अर्थव्यवस्था इसलिए समृद्ध थी क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ के खाद और वहाँ के बीज बहुत अच्छी प्रकार से डाले जाते थे। वहाँ के लोग इन कृषि की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे और वहाँ की जो खेती हुआ करती थी वो बहुत अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से किया जाती थी। वहाँ के लोगों को कभी भी अनाज की, कभी भी आर्थिक व्यवस्था, इन सब की कमी कभी नहीं आई क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही भली प्रकार से बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं उसके धर्म और कला की। हड़प्पा सभ्यता के धर्म, वैसे तो वहाँ के लोग सभी धर्मों को माना करते थे लेकिन वहाँ के कुछ लोग बहुदेववाद और एकेश्वरवाद थे। बहुदेववाद कैसे? वहाँ के लोग बहुदेववाद, दो देवी देवताओं, बहुत सारे देवी देवताओं को माना करते थे। वहाँ के लोग कई देवी देवताओं को अपने माना करते थे और उनके साथ कुछ लोग एकेश्वरवाद थे, जैसे वो लोग कई एक देवी देवताओं को ही मानते थे और उन्हीं की पूजा किया करते थे। जब उत्खनन में प्राप्त कुछ मूर्तियाँ हुई जिनसे पता चला कि वहाँ के लोग धार्मिक भी थे और धर्म को भी माना
करते थे। अब हम बताते हैं उसकी कला। जो हड़प्पा सभ्यता की कला थी, वहाँ के लोग बहुत कलाकारी होते थे, वहाँ के लोग बहुत निपुण हुआ करते थे। वहाँ के उन लोगों की निपुणता इतनी थी कि वहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करके ही वहाँ लोग खाया करते थे। वहाँ के लोग की मोहरे, वहाँ के लोगों की मिट्टी, हर चीज़ का वो बहुत ज़्यादा निपुण हुआ करते थे। बर्तन कलाकारी बहुत अच्छे होते थे, वहाँ के लोग हस्तकला के बहुत ज़्यादा निपुण होते थे। इसी प्रकार से अब वहाँ के लोगों की मोहरे, उनकी मोहरों की जो लिपि है वो आज तक समझ नहीं आ पाई है। उनको पता नहीं, आज तक पता नहीं चला कि उन्होंने उस मोहरों में, उन लिपि में क्या लिखा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी वहाँ पतन हो गया, वो विनाश हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा हमारे को 12th के एग्जाम में आता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के कई कारण हैं। पहला है वहाँ का जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन इसलिए ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ जलवायु में परिवर्तन आए होंगे, बदलाव आए होंगे, जिन कारण उसमें उसका पतन हो गया होगा। अब आती है बात बाढ़ और भूकंप। कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ बाढ़ या भूकंप आया होगा, इस कारण भी वहाँ पतन हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ सिंधु नदी घाटी वहीं स्थित थी। तो कुछ लोगों और कुछ विद्वानों का मानना है कि वहाँ बाढ़ या भूकंप आया होगा, जिससे कि वहाँ ये विनाश हुआ होगा। अब तीसरी हम बात करते हैं भारी आक्रमण। हो सकता है वहाँ किसी विदेशी लोगों ने वहाँ आक्रमण किया हो और वो उस सभ्यता का पतन हो गया हो। लास्ट हम बात करते हैं वहाँ की महामारी के बारे में। कुछ लोग विद्वानों का मानना है कि वहाँ कुछ महामारियाँ हुई होंगी, कुछ बीमारियाँ आई हैं, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और वो विनाश हो गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि CBSE और NOS दोनों में ये क्वेश्चंस बार बार आए हैं। और ये क्वेश्चंस है, कौन सा पहला हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। अभी मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, इनका भवन निर्माण, इनका स्नान घर, इनकी सड़कें, इनकी नालियों की व्यवस्था, ये सब बारे में हम लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की ये सारी विशेषताएं थी, वहाँ की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित हुआ करती थी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सड़क निर्माण, कि वहाँ की सड़कें कैसी हुआ करती थी। तो ये भी हम बता सकते हैं कि वहाँ की सड़कें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी, बहुत चौड़ी होती थी, एक दूसरे को संपूर्ण हुई काटती हुई आगे बढ़ा करती थी। वहाँ की रात के समय रोशनी का भी प्रबंध हुआ करता था। ये सब हम इसमें बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता के पतन। इसके बारे में हम आसानी से लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन, जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसमें महामारी लिख सकते हैं, भारी आक्रमण लिख सकते हैं, बाढ़ लिख सकते हैं, भूकंप लिख सकते हैं। इन सब के बारे में हम बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इन कारणों से हुआ होगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानघर। अब हम इसमें बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानघर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। वहाँ उस समय के विशाल स्नानघर इतने बड़े और इतनी पक्की ईंटों के होते थे कि उस समय उन स्नानघरों में सीढ़ियाँ लगाकर नीचे जाया करता था और वहाँ के धार्मिक किसी भी धार्मिक व्यवस्था के समय इन सब स्नानघरों का ही प्रयोग किया जाता था। और ये सारे क्वेश्चन हमारी CBSE, NOS सब में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन सबको आसानी से हम कर सकते हैं।